सबसे पहला जो इम्परफेक्शन देख रहे हैं हम वो है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्यों है? क्योंकि एटम या आयन जो है अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गया, ठीक है ना, यानी जो रेगुलर क्रिस्टल साइट है उसको छोड़कर कहीं और चला गया। हो सकता है उसी क्रिस्टल में या बाहर निकल गया हो पूरा। तो एटम की वजह से जो डिफेक्ट है उसे हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ये दो तरीके का होता है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। यानी डिफेक्ट के दौरान अगर स्टोइकोमेट्री पे कोई फर्क ना पड़े तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और डिफेक्ट के होने से अगर स्टोइकोमेट्री चेंज हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो जो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं दैट इज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम ये बोलेंगे कि ड्यूरिंग डिफेक्ट स्टोइकोमेट्री is maintained, ठीक है। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के दौरान जो है बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक। अब ये किस किस तरीके का है? सबसे पहला ये हम देख रहे हैं इसके लिए शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट इसकी यार स्पेलिंग चेक। अब देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा कि इस केस में हम ये कहेंगे कि बोथ केटाइन एंड एनायन आर मिसिंग एंड एनायन आर मिसिंग from their regular lattice sites, ठीक। जो भी उनकी रेगुलर जगह थी, रेगुलर साइट थी, उससे मिसिंग है, ठीक है ना। मेंटेनिंग स्टोइकोमेट्री, as well as electrical neutrality। तो देखिए इसमें क्या होगा कि केटाइन और एनायन दोनों मिसिंग होंगे अपने रेगुलर क्रिस्टल साइट से, और उसके बाद वो मेंटेन किसको कर रहे होंगे? स्टोइकोमेट्री को। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 100 Na+ और 100 Cl- है, अगर एक एक में दोनों निकाल दूं तो रेशियो अभी होगा 99:99, यानी वही रेशियो रहेगा। तो रेशियो पे कोई फर्क ना पड़े, किस रेशियो पर? स्टोइकोमेट्रिक रेशियो पर। तो हम उसको किस में रखेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट में। और दूसरी चीज में बोल रहा हूं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि जितना केटाइन पे टोटल चार्ज है वो एनायन से बैलेंस होना चाहिए। जैसे मान लो किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है CF2 सपोज करो, यानी कि Ca+2 के साथ 2F- होंगे। अब अगर मैं एक Ca+2 को यहां से निकाल दूं तो मुझे साथ के साथ 2F- भी निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज क्या होगा? जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। तो चार्ज जितना केटाइन पे है वही चार्ज किस पे रहना चाहिए? एनायन। अगर शॉर्ट की डिफेक्ट हो रहा है तो ये कब होता है कि व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर of both cation and anion is high। अब इसका सिंपल मीनिंग ये है कि केटाइन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, इसका मतलब उनका रेडियस या साइज जो है वो ज्यादा है।
अब ये किस तरीके से होगा शॉर्ट की डिफेक्ट, वो डायग्राम से देख रहे हैं अपन। जैसे सपोज करो मेरे पास Na+ क्रिस्टल है, NaCl। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है, NaCl या NaBr। तो रूल ये है कि ईच कैटायन इज सराउंडेड बाय एनायंस। तो इसके जस्ट जो टच कर रहा होगा वो कौन सा होगा, Cl-, इधर कौन सा होगा, Cl-, यहाँ Na+, देन Cl- एंड Na+। अब यहाँ डायग्राम से आपको 3 Na+ और 3 Cl- दिखाई दे रहा है, और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो Na+ और Cl- का वो क्या होता है ओरिजिनली 1:1। अब अगर मान लो सपोज हम ऐसा करें यहाँ से कि इस केस में एक Cl- यहाँ से हटा दूं और एक Na+ यहाँ से हटा दूं, ठीक। जैसे हमने हटाया यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब वैकेंसी क्रिएट होगी तो उस केस में मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है, ये Cl- हमने यहाँ से हटा दिया, और इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये हमने क्रिस्टल से बाहर निकाल दिया पूरा Cl- और ये भी बाहर निकाल दिया हमने Na+। समझ गए बात? तो इस केस में इस डिफेक्ट के बावजूद क्या होगा कि स्टोइकोमेट्री अगर मैं देखूं तो सेम ही रहेगी 1:1। तो इसको हम किस डिफेक्ट में ले लेंगे, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में, और बोथ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, तो हम इसको क्या बोल देंगे, शॉर्ट की। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी इस केस में, बिल्कुल। अब अगर अपन डेंसिटी पे फर्क देखें तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं वॉल्यूम को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लूं तो अगर मैं आयन निकालता जाऊंगा किसी कंपाउंड में से तो मास उसका कम होता जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा, मास डिक्रीज होगा, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। इसका मतलब इससे डेंसिटी थ्योरेटिकल और डेंसिटी ऑब्जर्व में क्या रिलेशन होगा कि ऑब्जर्व इज लेसर देन थ्योरेटिकल। और यहां पर एक चीज हम बोलते हैं परसेंट मिसिंग यूनिट इज इक्वल टू डेंसिटी थ्योरेटिकल माइनस डेंसिटी ऑब्जर्व अपॉन डेंसिटी थ्योरेटिकल इनटू 100। तो इस डिफेक्ट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी डिक्रीजेस। अगर हमसे पूछा जाए कि कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ होल जनरेट हो गए। मेटल में या सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो दो चीजों की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन या होल्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से। तो अगर किसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है कंपाउंड में तो उससे भी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और किसी में होल बढ़ जाएंगे तब भी कंडक्टिविटी, क्योंकि उस केस में क्या होगा, यहाँ से आयन आसानी से यहाँ मूव कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ मूव कर सकता है। तो खाली जगह बनने से कंडक्टिविटी पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, पर हम ये कह सकते हैं कि स्लाइटली इट विल बी चेंज्ड, ठीक। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि इसमें हमने शॉर्ट की डिफेक्ट देखा, उसमें तो कैटायन और एनायन दोनों बाहर चले गए। इस केस में ऐसा होगा कि स्मॉलर आयन या एटम occupies interstitial site, ठीक है। स्मॉलर आयन एटम occupies interstitial site after leaving its regular site। अब ये किस में होता है, जैसे एग्जांपल में ले लूं AgCl या AgBr, और ये कब होता है, व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो। कोऑर्डिनेशन नंबर लो होने का मतलब ये है कि साइज इज स्मॉल। अब देखिए किस तरीके से होगा, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं AgBr, तो मैंने उसी तरीके से डायग्राम बनाया। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ Ag+, यहाँ Br-, यहाँ वापस Ag+, यहाँ Br-,
ये Ag प्लस और ये वापस Br माइनस। अब ऐसा हो अगर ये वाली जो बीच में जगह है, वैसे ये डायग्राम जो है ये तो अपन ने रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बनाया है, वास्तव में सॉलिड कैसे है कि ये आयन है इसके आसपास में टच करते हुए Br माइनस है, ठीक है ना, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के हिसाब से डायग्राम है। अब ऐसा होगा कि जब ये आयन है इसके आसपास ये सराउंडिंग आयन से, तो यहाँ पे खाली जगह बची हुई रहेगी, कुछ ना कुछ जगह है। इस जगह को हम बोलते हैं वॉइड बोल सकते हैं, या इसका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल साइट। खाली जगह को ही हम क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल साइट। अगर ऐसा हुआ कि आयन जो है वो साइज में जो है स्मॉल हुआ, इतना स्मॉल हुआ कि ये आराम से इस जगह को छोड़कर ये जो खाली जगह है इसमें फिट हो जाए। अब इसमें फिट होने के लिए कंपल्शन ये है कि साइज इसका स्मॉल होना चाहिए, इसलिए अपन ने क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो। यानी शॉर्ट की डिफेक्ट उन क्रिस्टल में होता है जहां साइज बड़ा होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, और फ्रेंकल डिफेक्ट वहां होगा जहां साइज स्मॉल होगा, ताकि वो आसानी से किसमें आ जाए, इंटरस्टिशियल साइड। अब आप ये देखिए कि अगर ये इसमें आ गया है तो क्या स्टोइकोमेट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर जा ही नहीं रहा, मतलब ये अंदर के अंदर ही रीअरेंजमेंट हो रहा है। शॉर्ट की डिफेक्ट में तो क्या हो रहा था कि बाहर निकल जा रहा था, इसमें बाहर नहीं जा रहा है, तो क्या मास पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मास पे फर्क नहीं पड़ेगा तो डेंसिटी जो है इसकी वो कांस्टेंट ही रहेगी। इसका मतलब इस केस में डेंसिटी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑब्जर्व्ड। ठीक, इस केस में क्या ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी? नहीं होगी, क्योंकि जितने कैटायन है उतने ही क्या रहेंगे इसमें, एनायन। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसमें बैलेंस रहने वाली है। ठीक है, इस केस में एक थोड़ा सा फर्क किस पे पड़ता है, जिसको अपन कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंक्रीज्ड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स बिटवीन आयंस। जितने ज्यादा आयन पास आते जाएंगे, अगर ये यहां जगह छोड़कर यहां आ गया है तो ये ज्यादा नजदीक हो जाएगा, इससे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा और स्लाइटली इंक्रीज करेगा। डेंसिटी लेकिन क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये दो डिफेक्ट हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट। समझ गए बात को? शॉर्ट की में बाहर निकल जाएगा तो डेंसिटी कम हो गई, इसमें वहीं पड़ा रहेगा, डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, और खाली जगह में ये ऑक्यूपाई हो गया। अब तीसरा डिफेक्ट जो हम देखेंगे इसमें वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसका मतलब ये है कि ये ऐसा कैसा पड़ा रहे, बाहर से कोई आयन आकर यहां बैठ जाए। ठीक है ना, यानी बाहर से इंटरस्टिशियल साइड में कोई एक्सटर्नल एटम आ जाए, फॉरेन एटम आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है ना, तो तीसरा वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये कब होगा, व्हेन एनी एक्सटर्नल एलिमेंट comes into interstitial side. For the example, hydrogen, boron, nitrogen, ये स्मॉल एटम्स हैं। तो एक तरह से इस केस को मैं वैसा मान सकता हूं जैसा जिसको हम बोलते हैं डोपिंग। सेमीकंडक्टर में जो सेमीकंडक्टर प्योर होता है उसमें या तो बोरोन फैमिली या नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट मिला दिया जाता है थोड़े से अमाउंट में, उससे उसकी कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली इंप्रूव कर जाती है और वो सेमीकंडक्टर बन जाते हैं एन टाइप और पी टाइप। अगर आपने इसके बारे में सुना हो तो एन टाइप और पी टाइप, अभी तक सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा। ये फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा और डिटेल में पढ़ाया जाता है वहाँ पे, डायोड वगैरह ये सब मेरे ख्याल से। तो यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि बाहर से एक तरह से डोपिंग करवा दी हमने, कुछ एलिमेंट को मिक्स कर दिया और वो एटम कौन सा होना चाहिए, स्मॉल, ताकि वो आसानी से किस में फिट हो जाए, इंटरस्टिशियल।
यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी क्रिस्टल है NaCl है, each Na plus is surrounded by Cl minus, यहाँ Cl minus Na plus, यहाँ पे Na plus Cl। अब जो स्टोइकोमेट्री है वो क्या है 1:2। सपोज करो हम ऐसा करवा दें कि हाइड्रोजन या बोरोन को जो स्मॉलर एटम है उसको हम निकाल के यहाँ रख दें, किस जगह पर, इंटरस्टिशियल साइड। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये बताइए क्या इसकी वजह से स्टोइकोमेट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। कारण क्या है, हम स्टोइकोमेट्री किसकी बात कर रहे हैं, NaCl की। हम Na प्लस या Cl माइनस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अगर मैं Na प्लस को हटा देता या Cl माइनस को हटा देता तो ही स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब होने वाली थी। तो यहाँ स्टोइकोमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइड्रोजन आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, स्टोइकोमेट्री किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं, NaCl के। कंपाउंड तो वही होगा लेकिन उसमें इम्प्योरिटी एक तरह से हमने बोरोन की डाल दी। अब इससे बताइए कि डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। डेंसिटी इस केस में इंक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज कर जाएगी? क्योंकि बाहर से अपन डोपिंग करवा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो मास बढ़ाने का काम करेगा। यानी कि डेंसिटी ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन डेंसिटी थ्योरेटिकल। ये जो डिफेक्ट है ये किस में आते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट। या हम इसका दूसरा नाम कह सकते हैं केटायन एक्सिस डिफेक्ट। अच्छा, इसमें लेकिन ये सेकंड हेडिंग अपन डालेंगे, ये ए पॉइंट रखूं मैं। सेकंड इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी कि अब जो डिफेक्ट हम देखने जा रहे हैं ये वो डिफेक्ट है जिसमें स्टोइकोमेट्री जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब स्टोइकोमेट्रिक कैसे यहां से डिफेक्ट होगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट मैंने बोला है, या केटायन एक्सिस डिफेक्ट इसको बोल सकते हैं। यानी केटायन ज्यादा हो गया है, इसका मतलब ये समझ में आता है। ठीक, तो हमने क्या किया है, हमने एनाइंस हटा दिए हैं। एनाइंस आर मिसिंग from regular site, from regular site। अगर मैं एनाइंस को हटाने लग जाऊं तो स्टोइकोमेट्री, केवल एनाइन को हटा रहा हूं मैं, तो स्टोइकोमेट्री बदल जाएगी। और एनाइन हटाने से, एनाइन मतलब मैं बाहर ही निकाल रहा हूं, ठीक है। और उसकी जगह जो है, अगर मैं केटाइन का एक्सिस देखूं तो केटाइन एक्सिस में आ जाएगा इमीडिएटली। और मोस्टली केटाइन ही क्या होता है, मेटल। यानी मेटल मोस्टली जो केटाइन है वो क्या है, मेटल, जैसे Ag+, Na+, ये सब। तो इस केस में मेटल जो है वो एक्सिस अमाउंट में आ जाएगा क्रिस्टल के अंदर। तो एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम रेगुलर साइट एंड वैकेंट स्पेसेस आर क्रिएटेड। वैकेंट स्पेस, या इसको अपन वैकेंसी बोल सकते हैं, वैकेंसीज आर जनरेटेड। अगर हम एनाइन को हटा देंगे उसकी साइड से तो वहाँ खाली जगह बच जाएगी, जिसको हम वैकेंसी नाम दे रहे हैं, ठीक है ना, या वैकेंट स्पेस बोल रहे हैं। उस खाली जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इट इज ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स एंड these are called as F centers. These are called as F centered, and compound become colorful. Compound becomes colorful due to F centers. यानी इसके साथ साथ ही काम होगा कि साथ में कंपाउंड जो है एफ सेंटर बनने की वजह से कलरफुल भी हो जाता है। एफ सेंटर किसको बोलते हैं हम वो देख रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं ZnO का, तो ZnO के क्रिस्टल में हर Zn+2 के पास में कौन सा आयन होने वाला है, O-2। इसके पास में Zn+2
इसके पास में O-2, यहाँ पे Zn+2, यहाँ O-2। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इसको मैं स्लाइटली गर्म करूं। ZnO जो है ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का ऑक्साइड है। अब ऑक्साइड का कलर देखने का वैसे तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि मोस्टली जिन कैटायंस का स्ट्रक्चर इनर्ट गेज जैसा होता है या सूडो इनर्ट गेज जैसा होता है, मोस्टली दे आर कलरलेस। मतलब इसके खूब सारे एक्सेप्शन है, पर जनरली अगर आप देखोगे तो 90% कंपाउंड इससे वाइट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो Zn+2 D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। उसमें DD ट्रांजिशन पॉसिबल भी नहीं है, अगर ये कॉम्प्लेक्स भी बना था तो भी DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर मान लो हम इसको स्लाइटली गर्म करना चालू करें, गर्म करने से काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, बॉन्ड टूटेंगे और उससे क्या होगा कि यहां से ऑक्सीजन एटम बाहर निकल जाएगा। अब ऑक्सीजन एटम यहां से बाहर निकल गया तो खाली जगह बन गई यहां पे, लेकिन चार्ज की न्यूट्रलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई। केवल एनायन को हम हटाते जा रहे हैं। अगर मैं एनायन को हटाऊंगा तो मेटल तो वैसा का वैसा ही है ना, तो मेटल एक्सिस में आ जाएगा कंपैरेटिवली। मेटल एक्सिस में किसके आया कंपैरेटिवली? एनायन के कंपैरेटिवली, बिकॉज ओनली एनायंस आर मिसिंग। जैसे ही एनायन यहां से गया तो एनायन इसी टाइम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहां छोड़ के चला जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। तो एफ सेंटर आर दोज प्लेसेस विच आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड दोज प्लेसेस वर वेकेटेड बाय द एनायन। एनायन के जाने से जो खाली जगह बनी उनमें इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं एंड दे आर एफ सेंटर, और एफ सेंटर की वजह से कलरफुल हो जाएगा। कलरफुल क्यों हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, उन पे लाइट पड़ेगी तो वाइब्रेट करने लग जाएंगे, ठीक है ना। यानी लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ पार्ट फेंक देंगे, ठीक है ना। तो पार्ट फेंकने की वजह से फोटोन आती हुई दिखाई देंगे हमें, तो कंपाउंड कलरफुल हो जाएगा। यानी कि जैसे इसे गर्म करते हैं, गर्म करने पे ये येलो कलर का हो जाता है, इट बिकम्स येलो। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ZnO इज व्हाइट बट आफ्टर हीटिंग इट बिकम्स येलो, वाई? तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन ZnO इज हीटेड सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम रेगुलर साइट, ठीक है। व्हेन सम एनायंस आर मिसिंग, वैकेंट स्पेसेस आर क्रिएटेड and they are occupied by electrons which are called as F center, and due to F centers compound becomes color। समझ के बात हो? तो जिन भी कंपाउंड में ऐसा होने पर कि गर्म करने पर कलरफुल हो रहा है, ठीक है, तो उसमें एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि F centers are created, ठीक है ना। लेकिन ये कलर वाला चीज जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कलर वाली चीज को हम बहुत इजीली नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ना ही कलर को मालूम कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है तो एक बार को वहां एफ सेंटर का नाम ले सकते हैं, लेकिन कलरफुल होने के पीछे कई तरह के रीजन हो सकते हैं, ठीक है ना। पर अपने सिलेबस के हिसाब से हम देखें कि किसी कंपाउंड को गर्म करने पर अगर मान लो उसमें कैटायन एक्सिस डिफेक्ट हो रहा है तो उसके कलर का कारण मैं क्या दे सकता हूँ, एफ सेंटर। समझ गए बात को? ये पहली टाइप का डिफेक्ट है जिसको हमने क्या नाम दिया है, कैटायन एक्सिस डिफेक्ट। अगर मैं एनायन हटाने की बजाय मैं कैटायन को हटाने लग जाऊं तो उस केस में हम उस डिफेक्ट को बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट या कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। वैसे हम उसको एनायन एक्सिस भी बोल सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन से दो ही तरह के डिफेक्ट हम लेते हैं, कैटायन एक्सिस और कैटायन डेफिशिएंसी। कैटायन एक्सिस में कैसे आया, जब एनायन मिसिंग था, और कैटायन डेफिशिएंसी में कैसे आएगा, जब कैटायन ही मिसिंग है। समझिए बात को? तो पहली तरह का ये है, दूसरा पढ़ रहा है डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यह इसका दूसरा नाम है कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब इसके केस में क्या होगा, पहले एनायंस वर मिसिंग, यहां में बोलेंगे कि कैटायंस, some cations are missing from regular site
रेगुलर साइड्स। कैटायन वहां से बाहर चला गया तो वो डेफिशिएंसी में आ जाएगा मेटल या कैटायन। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बिगड़ जाएगी, क्योंकि प्लस आयन बाहर जाएंगे तो माइनस एक्सिस में आ गए, है ना। कंपाउंड स्टेबल तब माना जाएगा जब उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमें बोल रहे हैं टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी some metal cation acquire higher oxidation state, इसका क्या मतलब है ये मैं समझा रहा हूं। मान लो मेरे पास किसी क्रिस्टल में बहुत सारे Fe+2 हैं। अब बहुत सारे Fe+2 हैं तो सपोज करो मैं यहां से 2 Fe+2 निकाल देता हूं, ध्यान देना आप, ठीक है। 2 Fe+2 या मैं यहां से जो है इसको जो है सपोज करो यहां से हम 1 Fe+2 निकाल दें। अगर मैं 1 Fe+2 निकाल दूं तो क्रिस्टल में +2 चार्ज की कमी आ जाएगी। अगर हम 1 Fe+2 निकाल रहे हैं तो क्रिस्टल में 2 चार्ज की कमी आ जाएगी। अब वो चार्ज कहां से आएगा? होगा ये कि ये जो 2 Fe+2 हैं ये दोनों क्या करते हैं, अंदर के अंदर ही Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगर ये कन्वर्ट हो गए तो चार्ज तो मेंटेन हो गया ना, बोलो। चार्ज मेंटेन हो गया, लेकिन क्या क्या फर्क पड़ा? एक तो स्टोइकोमेट्री बदल जाएगी क्योंकि कैटायन का नंबर चेंज हो गया केवल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो वही रही। अब सवाल ये है कि ये Fe+2 से Fe+3 में कैसे आए। उसका कारण है कि आयरन +2 से जब बाहर गया तो आयरन की फॉर्म में गया है। तो आयरन की फॉर्म में जाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहे हैं? तो अंदर के अंदर ही रीअरेंजमेंट हुआ, ठीक है। और एक कैटायन बाहर निकल गया न्यूट्रल एटम की फॉर्म में। अगर कैटायन न्यूट्रल एटम की फॉर्म में बाहर जाएगा तो उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो अंदर ही एटम उसको जो है इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सम कैटायन एक्वायर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कुछ Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? Fe+3। इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं मनीष। FeO से हम बना रहे हैं Fe0.95O। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2013 का। Fe0.93 इनफैक्ट। अब आप ये देखो कि FeO से अगर मैं ये बना रहा हूं तो ये रेशो क्या था? 1:1 था पहले। अब रेशो क्या है? 0.93:1। कमी आई है, यानी स्टोइकोमेट्री जो है वो डिस्टर्ब हुई है। प्लस कौन सा एटम मिसिंग है? यहां से आयरन मिसिंग। तो कैटायन मिसिंग है तो हम डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? कैटायन डेफिशिएंसी। ठीक। अभी बना कैसे है कि FeO का स्ट्रक्चर में बनाऊं तो Fe+2 O-2, उसके बाद Fe+2 यहां से O-2, Fe+2। अभी डायग्राम मत बनाना, अभी मैं इसमें चेंज करूंगा। अब सपोज करो एक Fe यहां से बाहर निकल गया, हमने एक Fe यहां से बाहर निकाल दिया, तो साथ के साथ +2 चार्ज बाहर चला गया यहां से। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि 2 यहां से मैं और बना दूं Fe+2 O-2 Fe+2। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए होगा क्या कि यहां जो 2 एटम है, ये 2 एटम कौन सी स्टेट को एक्वायर कर लेंगे? Fe+3। और ये भी क्या एक्वायर कर लेगा? समझ बात को? तो 2 यहां से मिसिंग होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 Fe+2 में मिसिंग कर दूं यहां से, ठीक है, तो उसकी जगह 2 Fe+2 आ जाएंगे।
तो यहां से, या मैं चार्ज के साथ समझा रहा हूं इसको, सपोज करो मैं 3 Fe+2 निकाल देता हूं। 3 Fe+2 मैंने निकाल दी है, ठीक है, और इनकी जगह मैं यहां रीअरेंजमेंट करके क्या ला दूं, Fe+3, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगी। यही डायग्राम है एक्चुअली, इसी को इधर समझा रहा हूं मैं। तो 2 Fe+3 आ गए 3 Fe+2 की जगह, एक खाली जगह तो रहेगी ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, वॉइड। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, यहां इसी डायग्राम से आप समझ लें कि जैसे Fe+2 बाहर गया, एक खाली जगह बनी, और इन्होंने +2 से कौन सी स्टेट एक्वायर कर ली, +3, चार्ज मेंटेन हो गया। लेकिन अल्टीमेटली क्या फर्क पड़ रहा है? सबसे पहला फर्क तो कुछ आयरन एटम मिसिंग हो गए, इसका मतलब स्टोइकोमेट्री चेंज हो जाएगी। दूसरा फर्क क्या पड़ेगा कि डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि मास यहां से मिसिंग है कुछ। और तीसरा जो यहां पे फर्क पड़ेगा कि हम यहां से बता सकते हैं कि जितने वॉइड क्रिएट हुए हैं, आयरन मिसिंग, नंबर ऑफ आयरन मिसिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉइड क्रिएटेड। ये बात बोल सकता हूं क्या मैं? भाई जितने आयरन यहां से मिसिंग होंगे उतने वॉइड क्रिएट होंगे। अच्छा, इस वॉइड के चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 आयरन किसमें कन्वर्ट हो गए, +3 में। यानी जितने वॉइड क्रिएट हुए हैं उसका डबल, 2 इंटू नंबर ऑफ वॉइड क्रिएटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ Fe+3 इंटू क्रिस्टल। अब इस लाइन का यूज करेंगे अपन कि कैसे इसका यूज करना है। मुझे एक बार वो समझ लो इस बात को। FeO क्रिस्टल था, उसमें से हमने मिसिंग कौन सा कराया, आयरन एटम। आयरन +2 फॉर्म में बाहर गया तो 2 आयरन किस में आ गए, +3। जैसे आयरन मिसिंग होगा तो आयरन की खाली जगह बनेगी यहाँ पे, वॉइड। तो जितने आयरन मिसिंग होंगे उतने वॉइड बनेंगे, और जितने वॉइड बने हैं उसकी डबल संख्या में, दुगनी संख्या में क्या बन जाएंगे, Fe+3। तो इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो जेईई मेंस में आया था इसमें। और करो बात। अब जो ये एग्जाम्पल था, क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट % ऑफ Fe+3 इन Fe0.93। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके थे हमारे पास। सबसे पहला पार्ट में सोल्व कर रहा हूं मोल से। मोल से हम कैसे सोल्व कर रहे हैं, सपोज मैं 100 मॉलिक्यूल मान लेता हूं किसके, Fe0.93 होके। इसका मतलब इसमें आयरन एटम होंगे 93 और ऑक्सीजन एटम होंगे 100, सही। इन पे चार्ज -2 होता है ऑक्साइड आयंस पर, तो टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा, -200, टोटल नेगेटिव चार्ज। अगर कंपाउंड पूरा का पूरा न्यूट्रल है तो इस पे टोटल पॉजिटिव कितना होना चाहिए, टोटल पॉजिटिव शुड बी +200। कितने एटम्स पे, 93 एटम्स। अब मैं मान रहा हूं कि 93 Fe एटम में से X एटम तो Fe+3 स्टेट में है, और बचे हुए 93 - X एटम किस स्टेट में है, +2 में। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, 3x प्लस 2 इंटू 93 - X, इट शुड बी इक्वल टू +200। यहां से आप क्या निकालोगे, X। बताइए X कितना आ जाएगा, 14। अगर X 14 आ गया है तो हमसे परसेंटेज पूछी है Fe+3 की, तो वो क्या हो जाएगी, 14 आउट ऑफ 93 इंटू 100। ये बात समझ गए हैं? मैंने आयरन एटम कितने माने, 93, और 93 एटम में टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, +200। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2। अब 93 में से मैंने X किस स्टेट में मान लिए, +3 में, और बचे हुए किस स्टेट में मान लिए, +2। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 3x + 2 इंटू 93 में, इट शुड बी इक्वल टू +200। सही है। अब इसको जब ये क्वेश्चन आया होगा तो ज्यादातर बच्चों ने इसी तरीके से किया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका था, वो सॉलिड स्टेट से। कैसे था वो समझ लीजिए।
अगर मैं 100 मॉलिक्यूल मान लूं, सेकेंड मेथड है फ्रॉम सॉलिड स्टेट। ये जब आया होगा जेई में तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे, हार्डली एक दो, जिन्होंने ये मेथड यूज किया होगा। 100 मॉलिक्यूल में 93 तो Fe है और 100 O है। अब मैं FeO से कंपेयर करूं तो 7 आयरन एटम्स आर मिसिंग, 7 आयरन एटम्स आर मिसिंग। ठीक, जितने एटम मिसिंग होंगे उतने ही वॉइड बनने वाले हैं, 7 वॉइड। जितनी खाली जगह है उसकी दुगनी संख्या में कौन से एटम होंगे वहां? तो ये सीधा ही आंसर आ गया कि Fe+3 इज इक्वल टू 14 आउट ऑफ 93 इंटू। बताइए, मेरे ख्याल से ये आसान है। वैसे एक बार अगर बच्चे को पता है तो फिर वो झटके में कर सकता है। तो हमने ये देखा कि 93 Fe है, तो ओरिजिनली बना किससे, इसका आइडिया होना चाहिए। ओरिजिनली बना है FeO से, तो FeO से 100 की बजाय 93 हो गया है। इसका मतलब 7 एटम्स आर मिसिंग, उतनी खाली जगह होगी, और जितनी खाली जगह होगी उसकी दुगनी संख्या में क्या होंगे? Fe+3। वो चीज वहां से आ गई। यहाँ देख लो, Fe+2 मिसिंग था तो खाली जगह बनी, और उसके चार्ज को मेंटेन करने के लिए दोनों एटम +3 स्टेट में आ गए। तो नंबर ऑफ वॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ Fe+3। दुगनी संख्या में हमने क्या कर दिया? तो ये सीधा ही आंसर लिखा जा सकता है। समझिए बात है, नोट करो। अगर मान लो मैं एग्जांपल ले लें, जैसे SNO ले लें, तो SNO में दो तरह के आयन हैं, Sn+2 एंड O-2। इफ सम Sn+2 आर मिसिंग, तो Sn+2 मिसिंग होंगे तो उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए देन सम Sn+2 एक्वायर Sn+4 स्टेट। इसका कारण क्या होता है? आयरन तो दो स्टेट में मिलता है, 2 और 3 में। तो नीचे वाले जो आयरन है बचे हुए, उनके पास एक ही चांस है कि वो +3 में आ जाए। लेकिन कार्बन फैमिली का टिन है, तो टिन की जो मोस्ट पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन फैमिली की +4 और +2। +2 किस वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो आयरन जो है +2 +4 दोनों में पाया जाता है, सॉरी टिन। ठीक है, तो टिन के लिए हमें कह सकते हैं कि जो बचे हुए Sn+2 होंगे वो Sn+4 में आ जाएंगे। तो अगर मान लो मैं एक Sn+2 को मिसिंग कर दूं, 1 Sn+2 मिसिंग, एक हमने बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब इसकी वजह से 1 वॉइड विल बी क्रिएटेड। और इसके साथ साथ क्या होगा? एंड 1 Sn+2 एक्वायर Sn+4 स्टेट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं नंबर ऑफ मिसिंग टिन एटम, जितने एटम मिसिंग होंगे टिन के उतने ही वॉइड बनने वाले हैं, नंबर ऑफ वॉइड्स। और नंबर ऑफ Sn+2 आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ, बोलो भाई, अगर मान लो मेरे पास जो है, सपोज करो यहाँ पे दो जगह है, ठीक है, यहाँ Sn+2 पड़ा हुआ था, यहाँ Sn+2 पड़ा हुआ था, सॉरी Sn+2 पड़ा हुआ था, ये यहाँ से बाहर निकाल दिया मैंने, तो खाली जगह बन गई। और ये वाला किस स्टेट में आ जाएगा? तो एक बाहर निकला, एक वॉइड बना, और उतने ही बराबर संख्या में क्या आ गए? Sn+2। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एग्जाम्पल कैलकुलेट % Sn+4 इन Sn 0.9O। अब इसका आंसर दे सकते हो आप आसानी से, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम वहां पे करवाया। तो हम क्या मानेंगे? 100 मॉलिक्यूल मान लेंगे। 100 मॉलिक्यूल में टिन कितने होंगे? 90। ऑक्सीजन कितने होंगे? 100। तो मिसिंग टिन कितने हैं? मिसिंग टिन 10। तो वॉइड कितनी बनी खाली जगह? 10। तो Sn+4 कितने आ गए? 10। तो % Sn+4 बराबर 10 आउट ऑफ 90 इंटू 100। क्योंकि टिन यहाँ पे कितना ओरिजिनली 90, तो 90 टोटल में से कितने पड़े हुए हैं +4 स्टेट में? जैसे यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ 14 कितने में से है?
93। तो वैसे ये कितने में से है? 90। समझ गया बात? ये समझ में आ गई बात? सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि फॉर मेटल्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। मेटल में ऐसा होता है कि अगर हम मेटल को गर्म करना चालू कर दें तो उसमें कंडक्टिविटी डिक्रीज करने लग जाती है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मेटल एटम्स। अब वाइब्रेशन से कैसे फर्क पड़ेगा कि अगर मान लो मेटल के बारे में बात करूं तो मेटल में एटम पड़े हुए हैं और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है डेफिनेट डायरेक्शन में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। अब अपन कब इलेक्ट्रिसिटी कैसे देखते हैं? यहाँ प्लस प्लेट लगा दी या माइनस लगा दी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अगर मान लो मैं इसको गर्म करना चालू कर दूं तो एनर्जी पाकर ये एटम वाइब्रेट करने लग जाएंगे और वाइब्रेट करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो ब्लॉक होने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ ब्लॉक होगा तो इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? मेटल के लिए। दूसरा पॉइंट है फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका कारण क्या होता है कि मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो नेग्लिजिबल होते हैं। नेग्लिजिबल होते हैं तो जैसे हम गर्म करते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लग जाती है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज वेल एज होल। इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ने लग जाएंगे या होल बढ़ने लग जाएंगे तो उससे कंडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। तो दो चीजें हैं, मेटल में कंडक्टिविटी घटती है जबकि सेमीकंडक्टर में बढ़ती है। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट, हम मैग्नेटिक नेचर के बारे में बात करते हैं कि इफ कंपाउंड कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट इज पैरामैग्नेटिक। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी होगा तो कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक की खासियत ये है इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई कंपाउंड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है गुजारने पर तो हम उसको बोलेंगे दैट इज पैरामैग्नेटिक। इसके जो एग्जाम्पल है वो है टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 इस तरीके। तो टाइटेनियम ऑक्साइड O2 ये किस में आता है? पैरामैग्नेटिक में। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, क्या जी? चौथा पॉइंट है इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? डायामैग्नेटिक। जैसे इसका एग्जांपल है टाइटेनियम ऑक्साइड, इसके अलावा जैसे H2, F2 एक्सेट्रा या N2। डायामैग्नेटिक अगर है तो इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाई रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने ये देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि अगर कहीं पे लाइन आ जाए कि व्हेन दिस कंपाउंड इज प्लेस्ड ओवर मैग्नेटिक वेइंग मशीन द वेट इंक्रीजेस, तो वेट इंक्रीज करेगा तो हम उसको नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक, और वेट डिक्रीजेस तो डायामैग्नेटिक। पांचवा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। अब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी कंपाउंड के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो चार्ज है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूमेगा
या मूवमेंट करेगा तो उससे दोनों तरह का फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक। ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है आपको। बहुत ज़्यादा जो हाई टेंशन वायर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जिनमें फ्लो करती है, उनमें आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो जो रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वहाँ पे जो वायर्स होते हैं उनके आसपास लिखा होता है कि मतलब इतनी डिस्टेंस वहाँ मेंटेन करनी है, क्योंकि वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है बहुत हाई वोल्टेज के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास है, तो थोड़ी दूर से भी वो वायर खींच लेता है आदमी को। हाई टेंशन वायर की खासियत है कि आदमी अगर थोड़ी दूर चला गया और उसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो एकदम से वो खींच लेगा उसे, ठीक है ना। ये होता है, मतलब ये सावधानी लिखी होती है कि इतने फुट डिस्टेंस कम से कम बना के, तो डेंजरस होता है एक्चुअली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जनरेट होगा एटम में। और अगर हमें बोलें इफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड आर अलाइन in same direction, the compound is ferromagnetic. ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिखा रहा हूं। अगर सारे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो हम ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। और इसकी खासियत ये है, इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। और इसका एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकल। जैसे इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे अगर मैं मैग्नेट ले लूं, मैग्नेट के नजदीक अगर हम आयरन को ले जाएं, ठीक है, तो आयरन तेजी से उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है ना। उसका कारण यह है कि इसमें खुद में एक मैग्नेटिक फील्ड है और सारे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में अंतर क्या है? पैरामैग्नेटिक में हम ये कह सकते हैं इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अट्रैक्ट होगा ये भी, पर इसमें उतना अट्रैक्शन नहीं होगा। फेरोमैग्नेटिक दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसका एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकल। और प्रैक्टिकल एग्जांपल है मैग्नेट के आसपास आयरन लाओगे तो तेजी से उसको खींच लेता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें खुद के अंदर है और अलाइन है, ताकि नेट बहुत ज्यादा है। एंटी फेरोमैग्नेटिक हम बोलते हैं कि व्हेन ऑल मैग्नेटिक मूवमेंट आर अलाइन such that they cancel each other. यानी जैसे मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दूसरा अपोजिट, तीसरा, फिर चौथा अपोजिट, और अरेंज इस तरीके से है कि एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो इसमें मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है पूरी खत्म हो जाएगी। इसको मैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। और इसका एग्जांपल है जैसे MnO2 Mn2O3। और 8वां कंपाउंड है फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक ये है कि ऑल मैग्नेटिक मूवमेंट आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, but resultant is not zero. मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में भी है, पर ऐसा नहीं कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं पूरी तरीके से। जैसे यहाँ पे है एक आध अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी हो, जैसे अगर सारे एक ही डायरेक्शन में हो तो फेरोमैग्नेटिक, अगर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो इक्वली तो एंटी फेरोमैग्नेटिक, और अगर अपोजिट में भी हो लेकिन कैंसिल नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके तो हो जाएगा फेरीमैग्नेटिक। इसका एग्जांपल है Fe2O3। कंपाउंड
near absolute temperature 0 Kelvin behaves like superconductor. अब सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन ये है कि जैसे कंपाउंड का अगर मैं टेम्परेचर कम करता जाऊं तो उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक? अगर मान लो हम अगर 0 केल्विन, जो कि एब्सोल्युटली पॉसिबल नहीं है, इसके नज़दीक लाने लग जाएं तो हर कंपाउंड सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाए। पर सबके लिए अलग अलग टेम्परेचर होगा, लेकिन वो माइनस में बहुत ज़्यादा है, मतलब माइनस में बहुत कम टेम्परेचर। तो प्रैक्टिकली अभी तक ऐसा कोई सुपर कंडक्टर नहीं बनाया गया है जो रूम टेम्परेचर पे काम कर सके। लेकिन जिस दिन रूम टेम्परेचर पे काम करने वाला सुपर कंडक्टर बन जाएगा, उस दिन इलेक्ट्रिसिटी की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो वायर्स हैं ये कंडक्टिविटी लॉस, मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी लॉस करते हैं, ठीक है ना। तो सुपर कंडक्टर का प्रिंसिपल है। और अगला पॉइंट है कि एट टेम्परेचर above which magnetism is lost is called as Curie temperature. Curie temperature. चलिए ये सॉलिड स्टेट आपको खत्म